हेलो एंड वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर आज क्या करने वाले हैं अपन? अब बहुत दिन बाद क्यों आए हो आप? देखो, पहली बात तो ना हम लोग ने मैथ्स में क्या क्या निपटा लिया है। हमने मैथ्स में सर, मैथ्स मत बोलो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलो। ओके जी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमने बिजनेस मैथ्स की कहानी को निपटा दिया था, सिर्फ एक लिमिट्स और आपका वो वाला पार्ट बचा था। तुम्हारा कौन सा वाला पार्ट? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाला पार्ट बेसिकली। उसको अपन ना एंड में टेकअप करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने सारे सिलेबस का सारे चैप्टर्स को सब विद हर क्वेश्चन सॉल्व किया है। लॉजिकल रीजनिंग चारों चैप्टर अपन ने निपटा दिए है। अब हमारी बारी आई है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। अब जो हम चालू होंगे नॉन स्टॉप चलते जाएंगे और स्टैटिस्टिक्स को बोलेंगे बाय बाय, धराशायी करते चलेंगे। अच्छा, उसके पहले कि आपको डिस्कशन बताऊं, शायद आपसे मैंने ऑलरेडी कर चुका है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रीट्रेट दैट थिंग। क्या सर? आपका जो ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट सर? आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का। बिजनेस मैथमेटिक्स का कौन सा वाला चैप्टर सर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड आपका स्टैटिस्टिक्स में कौन सा चैप्टर सर? स्टैटिस्टिक्स में आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर। ये तीन आइटम अगर आपने कर लिए तो आप समझो 50 से 60% का कवरेज है आपका। 45 से 60% का कवरेज आपका इसी में हो जाएगा। तो सर हमने ये वाला पार्ट तो अच्छे से कर लिया। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। हमने ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से कर लिया। एक सेकेंड, देखो नॉइस आ रही है। नॉइस नहीं बोलो सर, वॉल्यूम वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम। एंड रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब बचा कौन सा पार्ट? सर हमको स्टैटिस्टिक्स का सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर करा दो तो मजा ही आ जाए। आहा, ऐसे बोले हम। ठीक है, ठीक है, तो आज उसको भी निपटा देंगे। तो हमारा फ्लो क्या रहने वाला है? स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करने वाले हैं, फिर प्रोबेबिलिटी टेकअप करेंगे एंड बी वेयर। अगर आप प्रोबेबिलिटी करोगे उसके पहले प्लीज़ मेक श्योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक जो भी मैंने करवाया है यू आर वेल वर्स्ड विद इट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाला है। क्या? पीएनसी। और बाकी के तीन चैप्टर छोटे से तो उनको भी अपन टेकअप कर लेंगे। तो आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं सर? योर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सर चैप्टर का नाम एक बार अच्छे से बताना तो वापस से। ठीक है, बता देते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मेजर ऑफ दो चीज का। मेजर ऑफ क्या क्या सर? सेंट्रल टेंडेंसी। एक सेकेंड, ये वाला पार्ट को अपन हाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको हाँ, इसको कर सकते हैं। यस। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड आपका क्या? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन। एक छोटी सी ना कहानी सुनाता हूँ। चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अभी चैप्टर अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एक आपको ना भूमिका बनाता हूँ, एक एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। मेरे को एक बात बताओ। केस वन। क्लास में स्टूडेंट्स है, तीन स्टूडेंट, ए बी एंड सी। क्लास में स्टूडेंट कैसे? चलो दो स्टूडेंट लेते हैं अपन। दो स्टूडेंट लेते हैं। या पहले अपन बात करते हैं एक स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ आपसे, पूछता हूँ कि इसने मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, और कौन सब्जेक्ट होते हैं? एसएसटी। और क्या सब्जेक्ट सर? एसएसटी 10th क्लास पहुंच गए सर। हाँ चलो ठीक है। और कौन सब्जेक्ट होते हैं आपका? इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी। फिर तुम्हारा संस्कृत भी था क्या? चलो ना, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। इसमें इसके मैक्स है, सब मार्क्स है सपोज 70, 75, 65, 85, 90। और आपको पता है एक सब्जेक्ट ऐसा भी था, तो सब्जेक्ट के नाम नहीं याद आ रहे आपको। सपोज गेम्स ले लो, या हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। साइंस ले लो। साइंस में इसके मार्क्स थे 55। ठीक है। तो सर इसका एवरेज मार्क्स कितना हुआ? अगर मैं बोलूँ कि ओवरऑल इसका परसेंटेज क्या आया, तो आप कैसे निकालते थे? कि सर टोटल ऐड कर लेते थे, 70 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 55। तो आप बोलते थे कि टोटल मार्क्स कितने हैं इसके? तो आप बोलते थे टोटल मार्क्स है इसके 440।
440 बोलते थे। और मैं आपसे पूछता था कि परसेंटेज क्या निकला, एवरेज मार्क्स क्या है इसके, परसेंटेज कितने हैं, तो आप डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा आपका 73.34%। तो यानी कि इसका एवरेज मार्क्स कितना आया, एवरेज मार्क्स कितना आया, कितना आया 73। ठीक है सर, एवरेज मार्क्स 73 आया। वहीं पे दूसरा स्टूडेंट, वहीं पे दूसरा स्टूडेंट, स्टूडेंट बी, इसके मार्क्स कैसे है? इसके मार्क्स है कभी 40, कभी 95, कभी 99, कभी 52, कभी 88, कितने हुए, तो 3 4 5 6, तो कभी आपका 88, तो कभी आपका 67। ठीक है, अब इसके एवरेज मार्क्स निकालो, 40, 95, 99, 52, 88, 67। इसके मार्क्स कितने हैं, इसको 66 रखते हैं, इसको क्या रखते हैं 66, तो इसके मार्क्स भी आ रहे हैं 440, तो इसके परसेंटेज भी कितने आ गए 73%, 73.34%। अब सर इसमें ना दो कहानी चल रही है सर, कौन सी कहानी? पहली कहानी एवरेज मार्क्स की। एवरेज मार्क्स का मतलब क्या कि सर आप तो ना बस हमको इतना बता दो, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, हिंदी में कितना लाया, मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरे को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, एवरेज कितना मार्क्स लाया बंदा। तो हम बोलेंगे हाँ एवरेज मार्क्स सही है, तो ये इसके 73 मार्क्स। ठीक है, 73%, या फिर ऐसा बोलूँ कि एक एवरेज मार्क्स इसके 73 के आसपास रहते हैं। सिमिलरली बी के लिए भी वही कहानी है, 73 73। तो अब आप बोलोगे पहली कहानी क्या थी, एवरेज वाली, पहली कहानी क्या थी, एवरेज वाली। ये देखो, पहली कहानी क्या थी, एवरेज वाली, सेंट्रल टेंडेंसी वाली। पहला गेम क्या था, सेंट्रल टेंडेंसी का। सिंपल वर्ड में बोलूं, मीन निकालना था, सिंपल वर्ड में बोलूं, एवरेज मार्क्स निकालना था। तो पहली कहानी क्या थी, सेंट्रल टेंडेंसी वाली, जो कि हमने निकाल ली, दोनों के केस में कितना आया, सेम। ठीक है, दूसरी कहानी, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा स्टूडेंट बेटर है, इन दोनों में से कौन सा स्टूडेंट बेटर है, बताओ मेरे को, क्या बोलोगे आप? एक एवरेज बच्चा क्या आंसर देगा, सर दोनों के परसेंटेज सेम है, दैट इज योर 73.34, दोनों अच्छे स्टूडेंट है, दोनों इक्वल स्टूडेंट है, क्योंकि दोनों के एवरेज मार्क्स क्या है, सेम है, दोनों के एवरेज मार्क्स क्या है, सेम है। लेकिन आपको मैं एक बात बोलूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट ए अच्छा है। पूछो क्यों? सर भले दोनों का एवरेज 73 है, बट सर जो वॉलेटिलिटी है ना, वॉलेटिलिटी मतलब सर इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है मार्क्स का, 55 से एक सेकेंड, कहाँ से कहाँ तक है, 55 से लेकर आपका 90 तक है, इसका रेंज क्या है, 55 से लेकर 90 तक। और सर इसका रेंज क्या है, 40 से लेकर 99 तक। आप देख रहे हो फ्लक्चुएशंस, वॉलेटिलिटी, जो स्ट्रेच क्या बोलना चाहिए, बैंडविड्थ किसकी सबसे ज्यादा है। आप बोलोगे कि सर कभी 40 मार्क्स भी ला रहा है, कभी 99 मार्क्स भी ला रहा है, प्रेडिक्टेबल ही नहीं है साला ये तो, कभी भी कुछ भी मार्क्स ला देता है, कभी फोड़ देता है, कभी फेल हो जाते हैं, ऐसे ही बोलोगे आप। और इसके केस में क्या बोलोगे, सर गिरी से गिरी हालत में भी ना 55% ला ही देता है, भले वो कुछ कुछ सब्जेक्ट में एक्सेप्शनल परफॉर्म करता है, बट एवरेज इसका स्प्रेड कम है, यानी कि वॉलेटाइल कम है, प्रेडिक्टेबल है। मेरे वर्ड्स को आपको समझ में आ रहा है? सर क्या आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो मेरे को एक बात बताओ, भले ही दोनों के परसेंटेज सेम थे, भले ही दोनों के परसेंटेज सेम थे, दोनों में से कौन सा स्टूडेंट बेटर हुआ, ये मैंने कैसे डिसाइड किया, ये मैंने एक टूल का हेल्प लिया। कौन सा टूल? टूल का नाम क्या है, दैट इज योर डिस्पर्शन। डिस्पर्शन एक टूल है जिसको बोलते हैं डिस्पर्शन, उसकी हेल्प से मैंने डिसाइड किया। तो इस चैप्टर में हमको क्या चीज करनी है, बताओ मेरे को, कौन सी दो चीजें करनी है? सर इस चैप्टर में पहले तो हमको दिखना है
कि एवरेज कितना आ रहा है, बेसिकली मीन मीडियन मोड। सुना सुना टर्म होगा, इसीलिए आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है सर, कोई एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू बताओ जिस तरफ ओवरऑल वैल्यूज का झुकाव है, पहला तो ये, और दूसरी तरफ उसकी डिस्पर्शन कितनी है, कितना फैला हुआ है वो नंबर, वो बताओ। तो चैप्टर में दो चीजें करनी है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन। चलो अब अपन एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। कितना देर हो गया है लेक्चर को? 10 मिनट हो गया है। सो 10 मिनट से क्या कर रहे थे? अब अपन एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करेंगे। सर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? पूरे डेटा सेट का किसी एक वैल्यू की तरफ झुकाव, पूरे डेटा सेट का किसी एक वैल्यू की तरफ झुकाव, उसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। जैसे सपोज हाइट है स्टूडेंट्स की हाइट है 70, 85, 88, 86, फिर तुम्हारा 79, 80, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ, देखो रुको, ये एग्जांपल नहीं लेके ना कुछ और एग्जांपल लेते हैं। रुकना ना, एक सेकेंड, अटक क्यों गया है ये, जस्ट अ सेकेंड ना। अब आ गया, अटक गया था, सॉरी। हाँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले तो अपन देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी। सेंट्रल टेंडेंसी में भी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू। देखो, जो मैं एग्जांपल ले रहा था, सपोज स्टूडेंट्स के मार्क्स है किसी एक सब्जेक्ट में, 5-6 स्टूडेंट्स हैं, ABCDEF, और मैथ्स में सपोज इनके मार्क्स के स्टेप्स हैं 70, 74 एंड 69 एंड 78, 82, 77। मेरे को एक बात बताओ, इसमें ये पूरे जो डेटा वैल्यू है, इसमें 70 टू 80 के बीच में आ रहे हैं एवरेज मार्क्स सबके, 70 टू 80 के बीच में, क्योंकि कभी 82 हुआ है तो एक बार 69 भी हुआ है। एवरेज 70 के बीच में आ रहे हैं, 70 टू 80 के बीच में। तो जो टेंडेंसी है इस पूरे डेटा सेट की, किसकी ओर झुकाव हो रहा है सर? 75 की ओर। देखो कैसे, मैं आपको बताऊं एक और एग्जांपल। सपोज एक के मार्क्स है 75, एक का मार्क्स है 76, एक का मार्क्स है 74, एक है 77, एक है आपका 73। अब देखो ये 5 नंबर आए हैं, कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसकी तरफ ये डेटा सेट झुके हुए हैं। आप बोलोगे सर 75, क्यों 75? इसका अगर अपन एवरेज निकालते हैं तो आएगा 75। एवरेज अगर निकालते हैं ना अपन, आएगा 75। या फिर ऐसे समझो कि मार्क्स आ रहे हैं 70, 70, 70, 65 एंड 50। इसका झुकाव किस तरफ है सर? 70 की तरफ, क्योंकि रिपीट खा रहा है ऐसा, ठीक है। तो किस तरफ झुकाव है जो सेंट्रल है, वो अपन 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। क्या? मीन मीडियन मोड, उस पर आऊंगा मैं, उस पर डेफिनेशन पे आऊंगा, बट एक आपको एक ओवरऑल सेंस देना चाह रहा हूँ कि यार सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। या फिर आप ऐसा समझो ग्राफ से, देखो ये ग्राफ है, यहाँ पे वैल्यूज है, वैल्यूज का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे एज, या फिर बोलूँ आपका मार्क्स बोल लो, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे बोल लो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 20 मार्क्स लाने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट है? 20। इसका मतलब क्या हुआ? सर 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 30। ऐसा। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो सपोज ग्राफ अगर ऐसा बनता है, इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहाँ पे है? यहाँ पे। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लाए हैं सर? 45। तो इसका मतलब बोलूंगा 45 के अराउंड जो डेटा सेट है वो झुका हुआ है, इट टेंड्स टू सेंट्रलाइज एट 45। ठीक है।
सर अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझा अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझा, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देना, अब ध्यान से देखना। ठीक है सर, मेजर करने के कितने तरीके हैं सेंट्रल टेंडेंसी को? तो तरीके हैं तीन: मीन, मीडियन, मोड। कितने तरीके हैं सर? मीन, मीडियन, मोड। ये आपने कहाँ पढ़ा है? गैस करो। सर 9th 10th में आप पढ़ के आए हो। मीन, सॉरी ये नहीं, जस्ट अ सेकेंड ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझा ना आपने, कि पूरे डेटा सेट का किस ओर झुकाव है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी तो समझा। अब मेजर कैसे करना है उसको? तो मेजर करने के तीन तरीके हैं। मेजर करने के क्या तरीके हैं? तीन तरीके हैं। कौन से सर? मीन, एक तो है मीन, एक तो है मीडियन, एक तो है मोड। मीडियन और मोड की कहानी अपन बाद में चलाएंगे, पहले अपन देखते हैं मीन। सर मीन का एक सिंपल टर्म्स में बेसिक मतलब क्या होता है? एवरेज। जहां मैंने एवरेज बोला, गेम खत्म। कैसे गेम खत्म? एवरेज का मतलब आपको पता है। एवरेज का मतलब आपको पता है। कैसे पता है? 11th 12th में अकाउंट्स में पढ़ते आए हो, पार्टनरशिप में बहुत बार यूज हुआ है कि नहीं? यस सर। देखो एवरेज का मतलब क्या हुआ, कि सर मेरी हाइट अगर 7 इंची है, 7 फुट है, और आपकी हाइट अगर 8 फुट है, तो दोनों की एवरेज हाइट कितनी हो गई? सर 7.5। 7.5 कैसे आया? दिस अपॉन दिस, है कि नहीं? यस सर। तो एवरेज का बेसिक मतलब तो आपको पता है। एवरेज का बेसिक मतलब पता है, बट अब अपन ना कुछ चीज़ों को ना डिटेल में देखते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं एक बार रीड कर लेता हूँ ऊपर ऊपर से। बट ये एमसीक्यू में एक बार स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको फटाक से। कोई इतना लोड लेने वाला चीज़ नहीं है। क्या बोल रहा है कि जो भी आप मेथड यूज़ करो, क्राइटेरिया फॉर आइडियल मेजर। आइडियल मेजर मतलब मीन लोगे, मीडियन लोगे, मोड लोगे, जो भी मेथड को आप यूज़ करोगे, तो कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा मेथड आइडियल होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, कि जो भी मेथड आप यूज़ करो, दैट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। अनएम्बिगुअसली का मतलब वेग नहीं हो, क्लियर टर्म्स में डिफाइंड हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ईजी टू कंप्रहेंड मतलब समझ में आना चाहिए। सिंपल टू कंप्यूट, आसानी से निकल जाना चाहिए। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मेरे को एक बात बताओ, स्टूडेंट्स का अपन मार्क्स ले रहे हैं, उसमें अपन देख रहे हैं कि यार ये 5 स्टूडेंट का वैसे एनीवेज मार्क्स खराब है, तो उसको हटा दो, बाकी स्टूडेंट्स को लेके देखते हैं। अरे, जब तुम स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहे हो किसी क्लास के, तो क्लास के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आने चाहिए। तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। अनसर्टेन नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ तो प्रोडिक्शन होना चाहिए उसमें, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो। ठीक है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। मतलब क्या? देखो, लीस्ट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। मान लो मार्क्स कैसे? 65, 70, 72, 74, 75, 77, 80। मान लो इसका एवरेज आ रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी आ रही है 74। अब एक ऑब्जर्वेशन अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे 20, तो ऐसा नहीं कि 74 से सीधा हो जाएगा 60। मेरे को बताओ इस वाले डेटा सेट का सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि किस, कौन से पॉइंट की तरफ झुकाव ज्यादा है, या फिर ऐसा बोलूं कि एवरेज क्या आना चाहिए इसका। इस वाले वैल्यूज का एवरेज क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे 74 के अराउंड आना चाहिए। बट जैसे ही मैं एक्सट्रीम वैल्यू डाल दूं, या तो एकदम कम या तो एकदम ज्यादा, तो उससे जो 74 की वैल्यू है ना, ऐसा नहीं कि 74 उठ के सीधा 40 में आ जाए या 60 में आ जाए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड। एक्सट्रीम वैल्यू के आने से बहुत कम इफेक्ट होना चाहिए उसको। जैसे मान लो एक ग्राफ बनाता हूं मैं, ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू है जो सेंट्रल टेंडेंसी को शो कर रही है? सर ये वाली वैल्यू। क्योंकि इस वैल्यू पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मार्क्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ज्यादातर डेटा इसी के अराउंड सेंटर्ड है। देखो, इससे इसकी दूरी कितनी है?
इक्वल है, मतलब कोई ऐसा एक पॉइंट जिससे सबकी दूरी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है। चलो मीन की बात चल रहे थे, ये अपन ने क्राइटेरिया एक बार डिस्कस कर लिया। पहला क्या आता है, मीन के अंदर भी तीन चीजें। सर तीन क्या, तीन टाइप के मीन होते हैं। कौन से, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड आपका हार्मोनिक मीन। कौन से सर, अरिथमेटिक मीन, मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी चीज़ आपको समझ में अगर नहीं आती है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी और टेलीग्राम, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर ये चीज़ मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को समझ नहीं आई, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन ग्रेटर डेप्थ। बाय द वे आई एम ऑलरेडी ट्राइंग कि मैं जितना हो सके स्ट्रेच करके, जितना हो सके बार बार चीज़ों को रिपीट करके आपको छोटी छोटी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, फिर भी कुछ लगता है छूट गया आपको, स्पेशल कुछ जानना है तो यू कैन फील फ्री। हार्मोनिक मीन एंड आपका अरिथमेटिक, तीन टाइप की मीन हो गए। रिकॉर्डिंग हो रही है, इस रिकॉर्डिंग आवाज भी आ रही है। अब देखो अरिथमेटिक मीन का क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरे को एक बात बताओ, ये फॉर्मूले की नीड है क्या आपको? आप ऑलरेडी ये चीज करते नहीं हो? कैसे करते हैं सर? जब मैंने आपसे पूछा था एवरेज मार्क्स बताओ ए के, तो आपने यही चीज की थी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज योर 440 डिवाइडेड बाय 6। यही चीज किया था कि नहीं किया था? हाँ सर किया था। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब उसमें भी दो कहानी आती है। कौन सी दो कहानी, देखो ये क्या चीज है। ये देखो क्या बोल रही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, जितने भी डेटा है सबको ऐड कर दो। अगर x1 से लेकर xn तक डेटा पॉइंट्स है तो सबको ऐड कर दो, ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये n क्या है, कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 n तक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक ना समीशन करके एक टर्म होता है, आई होप आपको ये चीज पता होगी। ये अपन अपन ने इसको कहाँ पढ़ा था, एपीजीपी में पढ़ा था, समीशन। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखो एक्स आई, वेयर आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसका मतलब क्या हुआ कि x की आई की जगह एक बार 1 रखना, प्लस आई की जगह एक बार 2 रखना, प्लस आई की जगह एक बार 3 रखना। कहाँ तक, स्टार्ट फ्रॉम 1, आई की वैल्यू एक बार 1 से स्टार्ट करना, n तक ले जाना इसको। ठीक है, n तक ले जाना कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn, इसका स्ट्रेट अवे ये मतलब होता है। ठीक है, समीशन का मतलब मैंने आपको समझाया कि कैसे समीशन को खोलते हैं। जहां जहां x है उसको x ही रहने देना, बीच में ऐड करना क्योंकि समीशन है, समीशन यानी प्लस, और i की जगह एक बार 1 से लेकर n तक हर बार एक एक बार वैल्यू रखना। ठीक है, ठीक है, समीशन का मतलब समझा। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितने बार वो चीज रिपीट होगी। जैसे मैं आपको बोलूं, मैथ्स क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, मैथ्स क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, और इनके मार्क्स कैसे हैं, इनके मार्क्स है 80 80 80 75 70 70, कितने हो गए, 6 हुए, फिर 65 60 25, एक बच्चा फेल हो गया, एंड आपका 95, कितने हो गए, 6 4 10 हो गए। इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अब मेरे को बताओ एवरेज मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स के, मैथ सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स क्या है। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
यही करोगे। तो आप कैसे करोगे, इसको ऐड करते जाओगे। 95 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 60 प्लस 25। ठीक है, ऐसे ही करोगे, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितना है आपका? 700 डिवाइड बाय 10। ठीक है, कितना है आपका? 70। ये तो चलो ठीक है, आपने इस तरीके से कर लिया। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इसी में। सेम मैथ्स के नंबर है, स्टूडेंट्स कितने अब? 100 स्टूडेंट्स। अब मैं क्या बोलता हूँ ना, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने थे? 70। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 65। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स है 75। और कितने हो गए? 60 प्लस 220। और बचे हुए 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स है 80। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और यहाँ पे मार्क्स। अब मेरे को अगर एवरेज निकालता, अगर एवरेज निकालना होता तो तुम क्या बोलते? सर डिवाइड बाय तो 100 ही रहेगा, डिवाइड बाय तो 100 ही रहेगा क्योंकि 100 स्टूडेंट्स है। और हर स्टूडेंट के मार्क्स को अपन ऐड करेंगे, तो सर 70 मार्क्स प्लस 70 मार्क्स प्लस 70 मार्क्स प्लस 70 मार्क्स ऐसे ही करते, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करते। अच्छा, इस 70 को कितने बार रिपीट करते? 20 टाइम्स। क्यों ऐसा करते? क्योंकि 20 स्टूडेंट है, क्योंकि 20 स्टूडेंट है। तो इसकी जगह मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? 70 इंटू 20। मेरे को 70 को 20 बार ऐड करना है, उसकी जगह ऐसा नहीं लिखता हूँ 70 इंटू 20। बताओ बताओ बताओ। तो बिल्कुल लिख सकते हो। सिमिलरली 30 स्टूडेंट 65। तो अगर मेरे को 65 नंबर को 30 टाइम्स ऐड करना हो, ये तो बेसिक है ना, मल्टीप्लिकेशन का बेसिक हो गया ना, कि मल्टीप्लिकेशन इज क्या क्या होता है? एडिशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका है मल्टीप्लिकेशन। वही चीज हो रही है कि 65 नंबर को, मार्क्स को 30 स्टूडेंट्स के लिए बार बार ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या? 65 इंटू सीधा 30 कर लूँ, 65 इंटू 30 कर लूँ प्लस 75 इंटू 30 कर लूँ प्लस 20 इंटू 80 कर लूँ डिवाइड बाय 100। सिंपल तरीका हो गया। अगेन इसको और शॉर्ट, चलो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। 1400 प्लस 65 इंटू 30, दैट इज 1950 प्लस 75 इंटू 30, 2250 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 100। कितना आ रहा है ये? 1400 प्लस 1600 प्लस 1950 प्लस 2250, दैट इज 7200 डिवाइडेड बाय 100। 72 मार्क्स आ गया। अब देखो, ये बेसिकली क्या हो गई? जो 20, ये तो मार्क्स हो गए। आपका जो 70 नंबर है ये तो मार्क्स हो गया। बट ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, कि 70 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है? तो आप बोलोगे 20 स्टूडेंट्स है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फ्रीक्वेंटली रिपीट कितने बार कर रहे हैं 70, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ 20। और एक्स क्या है? एक्स बेसिकली नंबर है, मार्क्स है, उसी का ही एवरेज निकालना है अपन को। तो जब भी डेटा इस फॉर्म में दिया रहता है, x1 x2 x3, ये क्या है? मार्क्स। और फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है उसकी क्या? f1 f2 f3, दैट इज योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तब अपन एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? एवरेज एक्स कैसे निकलता है? दिस इंटू दिस, एक्स आई एफ आई निकालते हैं पहले तो अपन। x1 f1, x2 f2, x3 f3, इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, एंड दैट टोटल इज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। देखो वापस से, एक्स आई, ये क्या है? मार्क्स, x1 x2 x3। एफ आई दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, f1 f2 f3।
मेरे को बताओ टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या थी स्टूडेंट के केस में, 20 30 30 20, दैट इज 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स। भाई फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड किया तो क्या आया, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है मतलब क्या, समीशन एफ आई, सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है समीशन एफ आई, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे टोटल। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स आई एफ आई मतलब क्या, x1 f1, x2 f2, x3 f3। क्वेश्चन अगर आएगा ना तो बहुत इजी लगेगा, जहां भी फॉर्मुलेज आते हैं, जहां पे भी वेरिएबल्स आते हैं ना, दिमाग अपना हो जाता है पूरा आउट, ठीक है। तो समीशन क्या हो जाएगा, एक्स आई एफ आई, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। देखो यहाँ पे भी वही दिया है, समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। एफ आई मतलब क्या, एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो आ गया क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन। अब आपको एक चीज़ बताऊं, कुछ कुछ बच्चे जो बुक से पढ़ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूले को कर देना इग्नोर, ठीक है, इसको कर देना इग्नोर। ये चीज़ कहाँ हेल्प होती थी, ये चीज़ हेल्प होती थी बोर्ड्स में। बोर्ड्स में इसलिए हेल्प होती थी क्योंकि हमारे पास टाइम रहता था कम, हमको पूरा सॉल्व करना रहता था। बट यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है, वहाँ कैलकुलेटर नहीं रहता था, ठीक है। चलो तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बहुत आसान लगेगा, जितना हार्ड आपको ये फॉर्मूलाज अगर देख के लग रहे हैं ना, उतना ही आसान आपको क्वेश्चन देख के लगेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ अ सैंपल 9 वर्कर। टोटल कितने वर्कर है सर, 9 वर्कर है। और उनकी वेजेस कितनी है, दिहाड़ी कितनी है, 58 62 48 53 70 52 60 84 75। कंप्यूट द मीन एज, निकालना क्या है, मीन वेज, मीन वेज, मीन वेज, मीन वेज। कुछ मेंशन है क्या, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है कि हार्मोनिक मीन निकालना है क्या, कुछ मेंशन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम में क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे, 58 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 84 प्लस 75, दैट इज योर 562। कितना आया, 562। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 9 से। तो कितना आ रहा है, 62.45 समथिंग, 44, वही आ रहा है क्या आंसर, 62.44 वही आ रहा है। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हम्म, एक बार ना पढ़ो क्वेश्चन को, घबराना नहीं, नई चीज है बट घबराना नहीं, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द मीन वेट, निकालना क्या है, मीन वेट। कौन सा मीन, सब कोई मेंशन नहीं है तो कैसे निकलेगा, अरिथमेटिक मीन। वेट यानी वजन ऑफ अ ग्रुप ऑफ बीबीए स्टूडेंट्स एट सेंट जेवियर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, देखो ये क्या बोल रहा है, वेट स्टूडेंट्स, वेट कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 44 से लेकर 48। सर ये क्या बात हुई, पहले तो आप मार्क्स फिक्स दे रहे थे कि बच्चे ने इतने मार्क्स लाए, वेट भी फिक्स दो ना, वेट भी तो फिक्स चाहिए अपन को। अच्छा वेट भी फिक्स चाहिए, बट आप तो ये रेंज में दे रहे हो, तो जब भी रेंज में देना तो बीच की वैल्यू ले लेना, क्या, एवरेज वैल्यू ले लेना। 44 और 48 के बीच की वैल्यू क्या है, 44 और 48 के बीच की वैल्यू क्या है, सर बताओ जल्दी बताओ। सर बीच की वैल्यू 46। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, 51। सर 46 वेट वाले कितने बच्चे हैं, आप बोलोगे 3। 51 वाले कितने बच्चे हैं, 51 होगा क्या,
एक सेकंड रुको, 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 46, 49 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 2 51। हाँ 51 वेट वाले कितने बच्चे हैं सर? आप बोलोगे 4। सिमिलरली 56 वाले कितने हैं? 5। 61 वाले, 66 वाले एंड 71 वाले। सर कितने कितने बच्चे हैं? 7 9 8, 7 9 8। अब मेरे को बताओ क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं आपके लिए? क्या कि सर वेट है, स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी है, और हमको एवरेज वेट निकालना है। सर टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? पहले तो यहाँ लिख देंगे टोटल करके, कितने हो गए? 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8, दैट इज 36 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हो गए। और टोटल वेट कितना हो गया? टोटल वेट दो तरीके हैं, या तो इंडिविजुअल वेट को बार बार ऐड करें 46 प्लस 46 प्लस 46, क्योंकि 46 वाले 3 स्टूडेंट है, या तो इंटू कर दे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। कैसे निकलेगा देखो, 46 इंटू 3 138, 138, 51 इंटू 4 204, 56 इंटू 5 280, 61 इंटू 7 427, 66 इंटू 9 594, 71 इंटू 8 568। टोटल कितना आ गया? बाईस सौ इक्कीस। 2221। तो मीन वेट क्या हो जाएगा सर? टोटल वेट कितना था? 2221 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 36, डिवाइड बाय 36, 61.4 आ जाएगा। मीन वेट कितना हो जाएगा? 61.41। देखो 61.4142, वही 2221/36। इसने भी क्या किया, एक मिड वैल्यू ले ली, एवरेज वेट ले लिया। भाई वेट रेंज में दी हुई है ना, तो एक मिड वाली वैल्यू ले ली। और ये फ्रीक्वेंसी हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 36। टोटल वेट कितना हो गया? 2221, 2211। क्या आप पॉज करके ये निकाल सकते हो क्या? आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज पॉज करो और इसको निकालो। पॉज करो और इसको निकालो। क्या है सर? अरिथमेटिक मीन निकालना है। क्लास इंटरवल दे रखा है, रेंज दे रखी है, मिड वैल्यू पकड़ सकते हैं वैल्यू के लिए, मिड वैल्यू हाँ, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। चलो मैं करा ही देता हूँ। इंटरवल के बीच की वैल्यू लेंगे, जो अपना एक्स है, जो हमारा वेट बोल लो, मार्क्स बोल लो, नंबर बोल लो, वो कौन सा होगा? रेंज के केस में मिड वैल्यू 350 प्लस 369 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 359.5। सिमिलरली 20 से बढ़ रहा है तो 379.5, 399.5, 419.5, 439.5, 459.5, 479.5। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23, 38, 58, 82, 65, 31, 11। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, टोटल फ्रीक्वेंसी पहले तो निकालो कितनी हो रही है। 23 प्लस 38 प्लस 58 प्लस 82 प्लस 65 प्लस 31 प्लस 11, कितना हुआ? 308। 308 टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 308। बेसिकली समीशन एफ कितना हो गया? 308। अब यहाँ पे क्या आएगा? एक्स इंटू एफ। यहाँ पे आपको शॉर्टकट पता है? अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, एम प्लस वाला ट्रिक, अगर नहीं पता है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये देखो आपका एम प्लस वाली ट्रिक अगर आपको नहीं पता है ना,
तो आप मेरे चैनल में जाइएगा और वहाँ पे एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखा है, प्लीज़ उसको देखिएगा। Voice is simply नहीं ये faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's voice pilled, and I can see why. Whisperflow delivers what Reed calls the future of AI interaction. Here's how it works. यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक करके ना एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। इसका हेलो अपना एंड वेल ये वाला पार्ट देखिएगा, एम प्लस वाला, ये वाला प्लीज वीडियो हेलो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं उसको इजी वे में कैसे किया जा सकता है। अब समझना करना क्या है, दिस इंटू दिस 359.5 इंटू 23 कितना आया 8268.5। उसको मैंने इक्वल टू नहीं दबा के एम प्लस दबाया ताकि मेमोरी में स्टोर हो गया। सिमिलरली 379.5 इंटू 38 एम प्लस 399.5 इंटू 58 एम प्लस 419.5 इंटू 82 एम प्लस 439.5 इन 439. एक सेकंड 439.5 इंटू 65 एम प्लस 28567.5 459.5 इंटू 31 एम प्लस। आपको एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको तो सीधा एम प्लस कर करके सॉल्व कर लो सीधा। 5274.5। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इस सबको ऐड करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया बट एक साथ ऐड हो जाता है, जिसको भी मल्टीप्लाई करता है उसको मैं एम प्लस में स्टोर कर दिया था। अब जैसे ही एम आर सी करूंगा रिलीज तो इसका टोटल आ जाएगा, दैट इज 128 3 4 6। अगर आपको शॉर्टकट जाननी है कि ये सबको इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करके एक बटन में इसका टोटल कैसे लाया तो आप ये जाना, ये वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी मैं इसको कर रहा हूँ बंद, ठीक है। तो सर मीन क्या होता था, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है 128 3 4 6 डिवाइडेड बाय 308, डिवाइड बाय 308 विच कम्स टू योर 416.7 6.7। देखिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं, 416.7। ठीक ठीक है सर। अब ये टेबल मैंने इसलिए नहीं बनाई, शॉर्टकट वाला इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से फटाक से आते हैं आंसर, तो इसलिए जितने कम फॉर्मूला आप याद रखो उतना आपके लिए आसान। चलो अब 14.1.4 एक बार खुद से ट्राई करोगे क्या, हालांकि मैं तो कराऊंगा अभी आपको नो डाउट उसके लिए, बट एक बार प्लीज ट्राई करो, एक बार स्टॉप करके प्लीज इसको ट्राई करो। हालांकि इतना आता नहीं है एग्जाम में क्योंकि एग्जाम में आपको एमसीक्यू आएगा ना, बट स्टिल ये क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ही, उसमें कोई वो नहीं है, दो मत नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं अरिथमेटिक मीन की, एंड देन वी आर डन, एंड देन वी आर डन विथ क्या मीन। उसके बाद मीन मीडियन मोड नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट द मीन हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज। अब यहाँ पे मीन हाइट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मीन हाइट बता रहे हैं कि भाई मीन हाइट कितनी है 67.45। और हमको क्या पूछा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट 100 स्टूडेंट्स। एक चीज तो हमको इसने बोली क्या, कि आपको जो ये डैश बना हुआ है ना, एक सेकेंड कहाँ गया, ये जो डैश बना हुआ है ना इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको मैं बोलता हूँ ए और बी, फॉर द टाइमिंग मान लेता हूँ ए और बी। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स 5 प्लस 18 प्लस ए प्लस बी प्लस 8। लेकिन वो बोल रहे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 100, दिस शुड बी इक्वल टू 100। मानते हो कि नहीं, हाँ सब मानते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी
100 minus 5 minus 18 minus 8, which comes to your 69. ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 69। और वापस से वही टेबल बनाते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करते थे अपन, इन दोनों के बीच की वैल्यू लेते थे 61, फिर क्या आता था 64, फिर क्या है 67, 70, 73, और फ्रीक्वेंसी क्या है सबकी 5, 18, ए बी एंड आपका क्या है 8। तो टोटल फ्रीक्वेंसी तो पता है अपन को 100 है, एन एक्स इंटू एफ क्या हो जाएगा 31 इंटू 5 क्या हो जाएगा 305, 31 इंटू 5 सॉरी 61 इंटू 5 305, 64 इंटू 18 1152, ये हो जाएगा 67A, ये हो जाएगा 70B, और ये हो जाएगा 73 इंटू 8 584। इसका टोटल कितना आ जाएगा 2041 प्लस 67A प्लस 70B। ठीक है, और मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन दैट इज 100। और किस इसका वैल्यू कितना दिया है 67.45, मीन कितना दिया है 67.45। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 6745 माइनस 2041 इक्वल्स टू 67A प्लस 70B, which comes to your 6745 minus 4704 equals to 67A plus 70B। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन आपकी ये वाली थी। यहां से A की वैल्यू क्या हो जाएगी 69 माइनस B, रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट अगर खोल के, तो लोड नहीं लेना है, जहां अपने पास कैलकुलेटर है एकदम कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप को। और सर ये कैसे बनेगा जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, ओनली प्रैक्टिस कैन रिजॉल्व, ओनली प्रैक्टिस कैन हेल्प यू। तो ये हो जाएगा 3B इक्वल्स टू 4704 माइनस 463 81 डिवाइड बाय 3। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 27, और पहले इक्वेशन में पुट करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 42 27 एंड 42 है क्या ऑप्शन 42 एंड 27। ठीक है, ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया अपन ने। अब आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। क्यों सर स्कोरिंग है, MCQ आया प्रॉपर्टी अगर आपको पता है स्ट्रेट अवे टिक आंसर +2 +1 एंड यू आर डन। ना इस पे टाइम लगना है ना कुछ दिमाग लगना है, केवल एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, चलो तो प्रॉपर्टी देखते हैं एक एक करके। तो किस चीज़ की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अरिथमेटिक मीन की। चैप्टर जितना बड़ा है ना उसको एंड में मैं समराइज कराऊंगा, तो आप ऐसे या तो आप एक चीज़ कर सकते हो मेरे साथ साथ अपनी नोट्स बनाते हो चलो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको मार्क करते हो चलो, या फिर एंड में एक चैप्टर का ओवरव्यू लेके अपने नोट्स बनाना। हालांकि मैं भी आपको नोट्स बना के दूंगा, बट आप अपने एंड से जितने अच्छे नोट्स बना सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। सब बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। आई नो आपका पेशेंस लूज हो रहा है, बट थोड़ा सा और बना के रखो। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, क्या बोलते हैं,
if all observation assumed by a variable are constant, say k, then am is also k. मतलब क्या? अगर सारे ऑब्जर्वेशन के मतलब ऑब्जर्वेशन ही टू 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 टू, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज भी टू ही होगा. कुछ नया है क्या? नहीं. अरे मैं बोल रहा हूँ कि 10 स्टूडेंट है, सबके मार्क्स है 80, तो एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा? 80. 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 डिवाइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 80 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कटा 80. ये प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, इसको कॉमन सेंस बोलना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर सारे नंबर कॉमन है तो उसका एवरेज भी कॉमन ही आएगा ना. सारे नंबर अगर फिक्स है तो एवरेज भी फिक्स है. हाँ ठीक है. सेकेंड वाला क्या बोल रहे हैं? पहला प्रॉपर्टी तो चलो ठीक है, कोई खास नहीं था. सेकेंड प्रॉपर्टी में ध्यान देते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. सर क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी? वॉल्यूम आ रही है ना? यस. अलजेब्रिक सम ऑफ अ डेविएशन. Algebraic sum of a deviation of a set of observation from their am is 0. मतलब क्या बोल रहे हैं? x1 x2 x3 अप टू xn, ये डेटा है. ये है आपके नंबर्स. ठीक है. कितने नंबर है, कितने ऑब्जर्वेशन है? n ऑब्जर्वेशन है सर. टोटल n ऑब्जर्वेशन है. इसका मीन मैं बोलता हूं एक वैल्यू आई है x बार. ऊपर में अगर ये लगा है ना चंदन टीका डैश, इसका मतलब क्या होता है? मीन. एवरेज है, एवरेज वैल्यू है. तो इन ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या है? x बार. अब मैं बोलता हूं x1 से माइनस कर दो x बार, प्लस x2 से माइनस कर दो x बार, प्लस x3 से माइनस कर दो x बार, प्लस xn से माइनस कर दो x बार. अगर ऑब्जर्वेशंस के सारे टर्म में से उसका मीन को मैं माइनस करते जाऊं, अगर मैं मीन को माइनस करते जाऊं और सबको सम कर दूं, मतलब क्या? दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, हर टर्म में से x बार को मैं माइनस करते जाऊं और जो भी वैल्यूज आ रही है उसको सबको सम कर दूं, तो आपका आंसर क्या होगा? अंडा. क्या होगा? अंडा. 0. वापस से प्रॉपर्टी को पढ़ो. आप चाहो तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, इसको प्रूफ कर सकता हूँ सॉल्व करके, बट अपने को जाना नहीं उतने में. क्या बोल रहे हैं? अल्जेब्रिक सम. अल्जेब्रिक सम यानी कि सम करना है बस उसको. ऑफ अ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम. ये डेविएशन ही तो है ना. x1 को x बार से तुम माइनस कर रहे हो, डेविएट करो. x1 को x बार से डिफरेंस ले रहे हो और इस सब का सम अगर कर रहे हो तो वो क्या आएगा? 0 आएगा. ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी है तो f इंटू x1 माइनस x बार हो जाएगा. ठीक है. चाहो तो इसको एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर 0 ही आएगा. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज क्या? am is affected. am is affected due to change of origin and or scale, which implies that if a original variable x is changed to another variable y by affecting its change in origin, say this am of y. क्या बोल रहे हैं वापस से? अरिथमेटिक मीन, चेंज ऑफ ओरिजिन या फिर स्केल, इन दोनों से अफेक्ट होता है. क्या बोला वापस से? चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों से अफेक्ट होता है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मान लो ये एक वो है, क्या दीवार है, और यहाँ पे लड़के लोग खड़े हैं, 3 लड़के लोग खड़े हैं.
मतलब लड़कियां भी खड़ी हो सकती है, ये लो लड़कियों को भी खड़े कर दिया, मतलब 3 बच्चे खड़े हैं, बच्चे बोलना चाहिए। इसकी दूरी है 4 मीटर, इसकी दूरी है 6 मीटर, इसकी दूरी है 8 मीटर, और इसकी दूरी है 10 मीटर। कितने कितने मीटर की दूरी है? 4, 6, 8, 10। एवरेज दूरी बताओ, ऑन एन एवरेज बंदा कितना दूर है? तो आप बोलोगे कि सर 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाय 4 विच कम्स टू योर 14 14 28 बाय 4 7। आप बोलोगे 7 मीटर की दूरी है। तो ये क्या है? एवरेज है, एवरेज है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन को खिसका देता हूँ। ओरिजिन मतलब क्या? ये जो फोर डिस्टेंस था, 4 कहाँ से था? इस दीवार से था। अब मैं इस दीवार को क्या करता हूँ? खिसका देता हूँ। कहाँ खिसकाता हूँ? दूर कर देता हूँ। कितना दूर करता हूँ? 2 मीटर और दूर करता हूँ, 2 मीटर दूर करता हूँ। अब दीवार से बच्चों की नई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे कि सर ये वाला बच्चा 6 मीटर है, ये वाला बच्चा 8 मीटर है, ये वाला बच्चा 10 मीटर है, और ये वाला बच्चा 12 मीटर है। तो अब दूरी क्या हो गई? 6, 8, 10, 12। अब अगर आप एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 18 + 18/4, 36/4, यानी 9 मीटर हो जाएगा। तो क्या एवरेज चेंज हुआ कि नहीं? 7 से 9 में हुआ कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ एवरेज चेंज हो गया। किसके कारण चेंज हुआ? सर ओरिजिन, जिस रेफरेंस पॉइंट से अपन डिस्टेंस ले रहे हैं, अगर वो रेफरेंस पॉइंट को हटा दूं, चेंज कर दूं, तो हमारा एवरेज भी चेंज होगा। सिमिलरली स्केल, स्केल से भी चेंज होगा। कैसे स्केल से चेंज होगा? सपोज कोई एक इक्वेशन है, y = a + bx, y = a + bx, और हमारा x क्या था? सपोज 4, 6, 8, 10। x की वैल्यू क्या क्या थी? 4, 6, 8, 10। अब मैंने इस x को क्या कर दिया? एक तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक तो 2 से ऐड कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या? इसकी ओरिजिन को चेंज कर दिया और इसके स्केल को चेंज कर दिया। तो जो नया वाला y आ रहा है, नया वाला जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? एक बार यहाँ पे 4 रखूंगा तो नया वाला वैल्यू क्या आ जाएगा? x पहले 4 था, x अगर 4 था तो y क्या हो जाएगा? 4 × 3 12 + 2 14। x अगर 4 था तो y क्या हो जाएगा? 14। x अगर 6 था तो y क्या हो जाएगा? 18 + 2 20। x अगर 8 था तो y क्या हो जाएगा? 26। x अगर 10 था तो ये हो जाएगा 32। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही x चेंज हो रहा है, y चेंज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन इस टाइप की बनी हुई है जिससे ओरिजिन भी चेंज हो रहा है, स्केल भी चेंज हो रहा है। तो जो नया y आया है मेरे पास 14, 20, 26 एंड 32, इसका मीन क्या होगा? इसका मीन 14 + 20 + 26 + 32 डिवाइडेड बाय 4। इसकी वैल्यू क्या होगी? 23। 23। तो मीन चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? हाँ सर, मीन चेंज हुआ। अब आपको एक शॉर्टकट बताऊं, y = अगर ax + b है, तो अगर इसी इक्वेशन में आप x की जगह x का मीन रखोगे तो जो नया y आएगा वो y का मीन निकलेगा। कैसे? ऊपर वाला एग्जाम्पल क्या था? 3x + 2, और पहला वाला मीन क्या था? यहाँ पे मीन क्या निकाला था अपन ने? इस एग्जाम्पल में मीन क्या था? 7 था। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 7 रख दूं, 3 × 7 + 2, तो क्या आ जाएगा? 23। y का मीन आ गया, और y का मीन अपन ने निकाला था 23। तो आप देख रहे हो कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन, आप बोलोगे यस। इज अफेक्टेड बाय स्केल, आप बोलोगे यस। ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है, स्केल से भी इफेक्ट होता है। सीधा स्टेट ऑफ ए बोनस पॉइंट है आपके लिए, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, स्केल से इफेक्ट होता है, ओरिजिन से इफेक्ट होता है, यस। अब आपको नया क्वेश्चन देगा क्या? सर y = 2x + 3 is a equation
वहां पे x का जो मीन है वो है उसकी वैल्यू 6, तो y के मीन की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन में रखना है x की वैल्यू, और जो 2 नया वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट योर y का मीन। ठीक, इसके क्वेश्चंस आएंगे तो और ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है, उसको भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, बट याद करने वाला कुछ उसमें है नहीं। समझा देता हूँ, चलो क्या बोल रही है। दो सेट्स है, एक सेट ये, एक सेट ये। ऑब्जर्वेशन इसमें कितनी है, n1 और x1 बार। मीन कितना है इसका, x1 बार। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है, n2, और इसका मीन कितना है, x2 बार। देखो, इस सेट A की और इस सेट B की मीन क्या क्या है, मीन है x1 बार, x2 बार। अब ये दोनों सेट को ना मैंने कंबाइन कर दिया, एक बड़ा सेट डाल दिया, एक बड़ा सेट डाल दिया। तो हमको बताना है इस नए सेट की कंबाइंड मीन क्या है, मीन क्या है। तो सर मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब इस कंबाइंड वाले की मैं निकालूंगा एक्स बार, तो क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऊपर क्या लिखूंगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है मेरे पास, क्या है, n1 प्लस n2, टोटल इतने नंबर हो जाएंगे, n1 प्लस n2। लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां से लेके आऊं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां से लेके आऊं। तो आप देखो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इंडिविजुअल इसकी, इंडिविजुअल इसकी, x1 बार कैसे आया होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसका, a वाले का, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1। तो x1 बार इंटू n1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ a। सिमिलरली यहाँ पे x2 बार कैसे आया होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय, बताओ, हाँ, n2। तो हो जाएगा x2 बार n2 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ b। और मेरे को बताओ एक कंबाइंड वाले में क्या होगा, a का सम और b का सम वही होगा। तो a और b के सम को यहां लिख देता हूं मैं, क्या, x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा कंबाइंड मीन का, वो क्या हो जाएगा, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये था डेरिवेशन टाइप का चीज, एक्सप्लेनेशन पार्ट। लेकिन हमको याद क्या रखना है, हमको याद ये फॉर्मूला रखना है, हमको याद ये वाला फॉर्मूला रखना है। यहाँ पे n1 n2 क्या है, दोनों सेट्स का, देखो दो ग्रुप है, इफ देर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग n1 एंड n2 एलिमेंट्स, दो अलग अलग ग्रुप है जिसमें n1 और n2 ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, n1 प्लस n2। और x1 और x2 उसका क्या है, रेस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन है। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे हो जाएगा, n1 इंटू x1 बार, n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। सिंपल, खत्म, खत्म कहानी। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल, मीन सैलरी ए ग्रुप की, यानी x1 बार कितनी है, 5200 पर मंथ। और लड़कियां कितनी है, वुमेन कितनी है, n1 कितना है, 40 फीमेल। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप मेल वाले, उसमें कितने लोग हैं, 60 मेल है। और मीन सैलरी कितनी है, आप बोलोगे 6800 पर मंथ। तो एवरेज मीन कितना हो जाएगा कंबाइंड ग्रुप का, तो आप बोलोगे x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 अपॉन एक्स n1 प्लस n2। बस कर दोगे सीधा, 5200 इंटू 40 प्लस 6800 इंटू 60 होल अपॉन 40 प्लस 60। ठीक है, तो ये आ गया अपॉन में 100, ऊपर में क्या आ जाएगा, 5200 इंटू 40 जो कि हो जाएगा 208000 प्लस 6800 इंटू 60 408
000 प्लस कर देंगे डिवाइड बाय 100, दैट इज 6160। ठीक, 6160, यस। चलो इसी के साथ हमारा मीन वाला पार्ट हो गया ओवर। क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बट इसके बाद अपन लेंगे मीडियन एंड मोड, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को एक साथ टेकअप करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। और हाँ, लेक्चर्स अब आगे कंटिन्यू रहेंगे, तो आपको गैप नहीं मिलेगा, पढ़ाई मेरे साथ कंप्लीट करते हुए चलना। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम, कमेंट, कहीं पे भी कुछ भी। बाय बाय, टेक केयर।